नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल मास्टरमाइंड डीपीएस में। जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम धीरज कुमार है और मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी का सेशन, जिसमें कि पहली हिंदी की क्लास में हमने हिंदी वर्णमाला को पढ़ा था। और हिंदी वर्णमाला के हमें पता है कि दो भागों में बांटा गया, जिसमें कि एक भाग था हमारा स्वर और नंबर 2 था व्यंजन, जिसमें कि हमारी पहली वीडियो में स्वरों को हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। और दूसरी वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ व्यंजन, आप अच्छे से पढ़ेंगे और हो सकता है कि हमारी वीडियो आपके लेखपाल, यूपी पुलिस, समूह वैकेंसी, क्लर्क, स्टेनो जो वैकेंसी होती है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेंगी। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अब हम पढ़ने वाले व्यंजन। देखिए, अगर बात की जाए कि व्यंजन होते क्या हैं, व्यंजन भाषा की एक ऐसी इकाई होती है जिनका उच्चारण आप बिना स्वरों की सहायता के नहीं कर सकते। ठीक है। तो स्वर की सहायता से, यानी कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहा जाता है? वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। ठीक है। अगर बात की जाए कि व्यंजन किन्हें कहते हैं, तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। ठीक है। जब तक किसी भी व्यंजन में स्वर नहीं मिला होगा तब तक आप उसका क्या नहीं कर सकते? उच्चारण नहीं कर सकते। जिस प्रकार एक शरीर आत्मा के बिना बेकार होता है, उसी प्रकार एक व्यंजन बिना स्वर के उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है। तो हमें पता है कि जब अगर हमें स्वरों का उच्चारण करना है तो हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, लेकिन अगर व्यंजनों का उच्चारण करना है तो हम स्वरों की सहायता जरूर लेंगे। ठीक है। दूसरी बात आती है स्वर की, व्यंजन की परिभाषा हो गई। बात ये चलती है कि व्यंजन किन्हें कहते हैं, तो ये हो चुका है। लेकिन बात आती है कि व्यंजन कितने होते हैं। तो यहाँ पर जो व्यंजनों की संख्या होती है, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? मूल रूप से 33 होती है, लेकिन दो द्विगुण व्यंजन जोड़ देने से इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 35 हो जाती है। ठीक है। लेकिन कुल व्यंजनों की बात की जाए, किनको जोड़कर? संयुक्त व्यंजनों को जोड़कर, संयुक्त व्यंजनों को जोड़कर इनकी संख्या हो जाती है 39। लेकिन मूल रूप से जो हमारे व्यंजन होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 33 ही होती है। ठीक है। अब हमने एक बात पढ़ ली कि व्यंजन क्या होते हैं। तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाली इकाई को हम व्यंजन कहेंगे। कितने होते हैं? तो 33 होते हैं। ठीक है। अब हमारे जो व्यंजन होते हैं, अब इनको बांटा जाता है अलग अलग प्रकार से। ठीक है। हम इससे आगे वह पढ़ते हैं। चलो कोई नहीं, भी जगह है। जो हमारे व्यंजन होते हैं, देखेंगे सामान्यतः व्यंजन जो होते हैं उनको छह भागों में बांटा गया है। ठीक है। जो हमारे व्यंजन हैं उनको सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया? 6 भागों में बांटा गया। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था बच्चों की, यहाँ से कि जो हमारी वर्णमाला है उनको कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में, स्वर और व्यंजन। क्वेश्चन क्या है कि व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो व्यंजनों को सामान्यतः 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से बांटा गया है 6 भागों को? जैसे सबसे पहला आता है हमारा स्पर्शी। स्पर्शी कह दो या फिर हम इसको क्या कह देंगे? संघर्षी व्यंजन कह देंगे। ठीक है।
नंबर 2 अगर बात की जाए तो अनुनासिक व्यंजन कह देंगे। दूसरी बात अगर बात की जाए हम इनको अंतस्थ व्यंजन कह देंगे। चलिए हम यहीं पर आगे बात करके पढ़ लेते हैं कि तीन भाग कौन से होते हैं, तीन इसके बाद में इस पर्ची। चलो बाद में पढ़ लेते हैं। नंबर 4 बात की जाए कि नंबर 4 में कौन से होते हैं, तो नंबर 4 में होता है हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म या क्या बोल देते हैं हम इसको, संघर्षी व्यंजन भी कह देते हैं। ठीक है, बात चलती है नंबर 5 की। हम इन्हें क्या कह देते हैं, हम इनको उच्छिष्ट व्यंजन भी कह देते हैं। उच्छिष्ट व्यंजन। बात की जाती है नंबर 6, तो नंबर 6 में आ जाता है हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात तुम्हारे समझ में आ गई होगी कि व्यंजनों को सामान्यतः 6 भागों में बांटा जाता है और कौन कौन से भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 स्पर्शी या संघर्षी व्यंजन। नंबर 2 अनुनासिक व्यंजन। नंबर 3 अंतस्थ व्यंजन। नंबर 4 ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। नंबर 5 उच्छिष्ट व्यंजन और नंबर 6 संयुक्त व्यंजन। ठीक है, यहाँ तक की बात को आप नोट करेंगे या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इससे आगे हम बताने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से को किस किस भाग में रखा जाता है। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इससे आगे चलेंगे हम। बात की जाती है सबसे पहले स्पर्शी। स्पर्शी कह देंगे या फिर हम इसको वर्गीय व्यंजन बोल देते हैं। ठीक है, थोड़ी सी गलती हो गई, वर्गीय व्यंजन। ठीक है, कौन कौन से होते हैं भाई, इनकी जो कुल संख्या होती है वो कितनी होती है, 25 होती है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं हम उनको पढ़ लेते हैं। जैसे पहले आता है क वर्ग, क, ख, ग, घ और प्ल। इसके बाद हमारा आता है च वर्ग, इसमें कि च, छ, ज, झ और वे। इसके बाद आता है हमारा ट वर्ग। ट वर्ग में जैसा आप सभी को पता है कौन कौन से आते हैं, ट, ठ, ढ, ढ और ड़। इसके बाद अगर बात की जाए तो हमारा आता है त वर्ग। त वर्ग में कौन कौन से आते हैं, त वर्ग में आते हैं त, थ, द, ध और न। बात की जाए प वर्ग की, तो प वर्ग में आते हैं हमारे प, फ, ब, भ और म। ये सभी क्या होते हैं भैया, ये होते हैं स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। कभी कभी यहाँ पर दो द्विगुण व्यंजन को जोड़ देने से, ये द्विगुण व्यंजन होते हैं भाई ढ और ढ, इनको जोड़ देने से इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 27 हो जाती है। ठीक है, नंबर 1। नंबर बात 2 की जाती है कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। अनुनासिक व्यंजन, तो अनुनासिक व्यंजन उन व्यंजनों को कहा जाता है जिनका उच्चारण नाक और मुख दोनों से किया जाता हो, या जिनको बोलते समय नाक और मुख दोनों की आवश्यकता होती हो। ठीक है, किसी भी वर्ग का 5वां अक्षर क्या होता है, अनुनासिक व्यंजन के अंतर्गत आता है। जैसे ये वाला हो गया, जैसे वह हो गया, जैसे कि ण हो गया, जैसे कि न हो गया और जैसे कि मैं हो गया, ये सभी क्या है, अनुनासिक व्यंजन है। बात की जाती है आगे नंबर 3
जैसे हमें पता है अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, हमें 6 भागों में बांटना है इनको। तो अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन की बात की जाए तो ये कोमा रे, कोमा ले, कोमा वे। और तुम्हें पता होगा ये कोमा वे को क्या कहा जाता है? अर्धस्वर भी कहा जाता है। अर्धस्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका निर्माण आपस में दो स्वरों के मिलने से होता है। ठीक है, बात अगर की जाए नंबर 4 की, तो क्या होते हैं हमारे ऊष्म या कह लेंगे संघर्षी, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 4 होती है, तीनों 6 और एक हमारा आ जाता है इसमें है। ठीक है, नंबर 4। नंबर 5 की बात की जाए तो हमारे होते हैं उच्छिष्ट व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन दो ही होते हैं जिन्हें हम ताड़न जात के नाम से भी जानते हैं, ढ और ण। ठीक है, अब बात की जाती है नंबर 6। चलिए नंबर 6 भी हम यही लिख लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप इतना थोड़ा सा नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं मानता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या यहाँ तक की बात समझ ली होगी। इससे आगे थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। जो नंबर 6 है हमारा वो है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है कि ऐसे व्यंजन जिनका निर्माण आपस में दो व्यंजनों के मिलने से होता हो, उन्हें क्या कहते हैं? हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जिनकी संख्या भी क्या होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं भैया? कक्षा वाला 6, त्रय, ज्ञानी और श्रेय श्रमिक। कभी कभी एग्जाम में ये बात पूछ जाती है कि इनका निर्माण किन व्यंजनों के मिलने से होता है। तो ये बनता है भैया आधा के और सह से। इसकी अगर बात की जाए तो ये बनता आधे तय और रैसे। इसकी अगर बात की जाए तो जय और वैसे। इसकी अगर बात की जाए तो सह और रैसे। इस प्रकार से इनको कितने भागों में बांट दिया जाता है? 6 भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक कि हमारे 6 भाग क्या हो चुके हैं? कंप्लीट हो चुके हैं। इससे आगे हम पढ़ेंगे व्यंजनों का उच्चारण स्थान। ठीक है, और जो उच्चारण स्थान के आधार पर हमारे व्यंजनों को बांटा जाता है वो बांटा जाता है 8 भागों में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कौन से? उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है? 8 भागों में किया जाता है। ठीक है, सबसे पहला कंठीय व्यंजन। इसके बाद नंबर 2 तालव्य व्यंजन। जिनका उच्चारण कंठ से होता है उन्हें कंठीय बोलते हैं, जिनका उच्चारण तालव्य से होता है उन्हें तालव्य कहते हैं। नंबर 3 मूर्धन्य व्यंजन। नंबर 4 हमारा आ जाएगा दंतीय व्यंजन। नंबर 5 आ जाएगा हमारा ओष्ठीय व्यंजन,
ओष्ठ्य व्यंजन। नंबर 6 आ जाएगा हमारा नंबर 6 नंबर 6 की अगर बात की जाए तो ओष्ठ्य के बाद दंतोष्ठ्य। दंतोष्ठ्य व्यंजन। नंबर 7 की अगर बात की जाए, नंबर 7 की बात की तो वर्तस्य व्यंजन। वर्तस्य व्यंजन। नंबर 8 की अगर बात की जाए तो काकल्य व्यंजन। ठीक है। जिनका उच्चारण कंठ से होगा कंठीय व्यंजन। जिनका उच्चारण तालव्य से किया जाएगा तालव्य व्यंजन। जिनका उच्चारण मूर्धन्य से किया जाएगा उन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। और जिनका उच्चारण कहां से होता है, दंत से होता है, उन्हें दंतीय व्यंजन कहते हैं। और जिनका उच्चारण ओष्ठ से होता है, होठों से होता है, उन्हें ओष्ठ्य कहते हैं। जिनका उच्चारण दांत, होठ और जीभ के मिलने से होता है उन्हें दंतोष्ठ्य कहते हैं। जहां पर हमारे दांत लगे होते हैं उस स्थान को हम कहते हैं वर्तस्य व्यंजन। काकल्य व्यंजन, जो फेफड़ों से हमारी हवा आती है उन्हें बोलते हैं काकल्य व्यंजन। देखिए कंठीय व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन आते हैं। कंठीय में क्या वर्ग आ जाता है, क, ख, ग, घ और ण। ये क्या होते हैं, 5 व्यंजन कंठीय व्यंजन होते हैं। स्वर की अगर बात की जाए तो स्वर तो मैं लिखवा चुका हूं आपको। तालव्य व्यंजन की बात की जाए तो च, छ, ज, झ और व तालव्य व्यंजन हो गए। और तालव्य व्यंजन में ये वाला से और ये भी क्या होता है, तालव्य होते हैं। ठीक है। मूर्धन्य व्यंजन की बात की जाए तो ट, कोमा ठ, कोमा ड, कोमा ढ, कोमा ण। और इसी के साथ क्या आता है हमारा, एक आ जाता है ये वाला से। दंतीय व्यंजन की बात की जाए तो दंतीय व्यंजन में आज हमारे आ जाते हैं, जैसे सभी को पता होगा, त वर्ग त, थ, द, ध और न। और दंतीय व्यंजन में कौन कौन सा जाते हैं, हमारा ये वाला स भी का हो जाता है, इस प्रकार से वर्तस्य भी कह देते हैं और इसको दंतीय भी कह देते हैं। सही है। ओष्ठ्य व्यंजन में, ओष्ठ्य व्यंजन में हमारा जाता है, ओष्ठ्य व्यंजन में प, फ, ब, भ और में। दंतोष्ठ्य में खाली एक व्यंजन आता है, कौन सा, व। वर्तस्य व्यंजन में आ जाते हैं हमारे न, र, ल और से। किसकी बात की जाए तब, वर्तस्य व्यंजन की बात की जाती है तब। ठीक है। अगर बात की जाए काकल्य व्यंजन की तो काकल्य व्यंजन कौन सा होता है हमारा, काकल्य व्यंजन होता है हमारा एक है। ठीक है। तो ये क्या होते हैं, वर्तस्य व्यंजन होते हैं। ठीक है। आप यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे फिर चलते हैं। देखिए जैसा कि आपने समझ लिया होगा कि 8 जो भागों में बांटा गया है उच्चारण स्थान के आधार पर, वो किन किन में बांटा गया है। नंबर 1 कंठीय, तालव्य, मूर्धन्य, दंतीय, ओष्ठ्य, दंतोष्ठ्य, वर्तस्य और काकल्य व्यंजन। ठीक है। व्यंजनों को और कुछ अलग भागों में बांटा जाता है, उसको मैं आपको लिखा रहा हूं, आप यहां तक की बात नोट कर लीजिए। ठीक है। जैसे पूछा जाता है कि अयोग वाह वर्ण कौन कौन से हैं, तो अयोग वाह दो ही होते हैं, एक अंग और दूसरा विसर्ग। इसे बोलते हैं हम अनुस्वार और इसे बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं हम विसर्ग। तो ये दो क्या होते हैं, अयोग भाव होते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर बात की जाए, अगर हम बात करते हैं
पार्श्विक या पार्श्विक व्यंजन। तो पार्श्विक व्यंजन कौन से होते हैं? पार्श्विक व्यंजन होता है हमारा ले। अगर बात की जाए लुंठित या प्रकंपित व्यंजन, ये क्या होता है? ये होता है खाली रे। ठीक है। दूसरी बात, अगर बात की जाए अर्धस्वर की, अर्धस्वर, तो अर्धस्वर कौन कौन से थे बताया था मैंने आपको? यह और वह क्या होते हैं? अर्धस्वर होते हैं। ठीक है। अगर आगे बात की जाए उस व्यंजन, तुम्हें पता है तीनों सहयोग क्या होते हैं, सही है। अगर बात की जाती है संघर्षी व्यंजनों की, ठीक है, या फिर संघर्ष तो मैंने आपको बता दिया है ना, बता दिए हैं, सही है। अब जो बात करेंगे हम, वो बात करेंगे संघर्षी नहीं, स्पर्शी और संघर्षी की। स्पर्शी या फिर संघर्षी, ये क्या होते हैं? च, छ, ज और झ, ये चार वर्ड क्या होते हैं? स्पर्शी और संघर्षी व्यंजन होते हैं। चलो बात यहाँ पर चलती है ऊष्म या फिर संघर्षी की बात की जाए, ऊष्म या संघर्षी की बात की जाए तो क्या होते हैं? सभी को पता है तीनों श और एक है। ठीक है। यहां तक हमारी वर्णमाला क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। अब बात की जाती है घोष और अघोष की, अल्पप्राण और महाप्राण की। यहां तक की बात आप नोट करिए। उम्मीद है आपने ये बात नोट कर ली होगी। चलिए, जो व्यंजन होते हैं हमारे प्राणत्व के आधार पर कितने भाग होते हैं? दो। कौन कौन से? अल्प प्राण, नंबर 2 महाप्राण। देखिए मैं समझा देता हूं। अल्प प्राण किन्हें कहा जाता है? जिनको बोलते समय हकार ध्वनि नहीं निकलती, या है की ध्वनि नहीं होती। काय की होती है? एक की ध्वनि होती है, एक का उच्चारण होता है। महाप्राण किसे कहेंगे? जिनको बोलते समय हकार ध्वनि का क्या होता हो? हकार ध्वनि निकलती हो। ठीक है। अब बात की जाती है कि कौन कौन से अल्प प्राण होते हैं और कौन कौन से महाप्राण होते हैं। किसी भी वर्ग का पहला कोमा दूसरा, नहीं दूसरा नहीं आता है। चलिए, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा या फिर क्या आता है? पांचवा आता है। उनको क्या कहते हैं? हम अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है। और जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो भी क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। ठीक है। देखिए, किसी वर्ग का पहले की बात चल रही है तो क, तीसरे के बाद ग, इसमें ल, ये क्या होंगे? सभी अल्प प्राण होंगे। जैसे च, ज और वे, ट, ड और ळ। जैसे कि त, द और न। जैसे कि पे और जी, वे और मैं, ये सभी क्या है? अल्प प्राण है। दूसरी अगर बात की जाए, इनके अलावा अंतस्थ व्यंजन भी क्या होते हैं? अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से? ये, रे, ले और वे, ये भी क्या होते हैं? सभी अल्प प्राण होते हैं। ठीक है।
बात की जाती है कि महाप्राण कौन कौन से होते हैं, तो किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा क्या होता है, महाप्राण होता है। जैसे इसका दूसरा ख, चौथा घ। उसी प्रकार च का छ और झ, और ट का ठ और ढ, और यहाँ पर त, थ और ध, यहाँ पर फ और भ, ये सभी क्या होते हैं, महाप्राण व्यंजन होते हैं। ठीक है, इनके अलावा कौन कौन से महाप्राण होते हैं, हमारे सभी ऊष्म व्यंजन भी महाप्राण होते हैं। कौन कौन से, इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये वाला से, ये वाला से, ये वाला से और एक है, ये सभी क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। तो आप अल्पप्राण महाप्राण को भी नोट कर लेंगे। अल्पप्राण उन्हें कहा जाता है जिनमें हकार ध्वनि नहीं निकलती है, और महाप्राण उन्हें कहा जिनमें है की ध्वनि निकलती है, है का उच्चारण होता है। ठीक है, तो किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण होता है, दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। मैंने महाप्राण वर्ण यहाँ पे लिख दिए हैं और अल्पप्राण वर्ण यहाँ पर लिख दिए हैं, और अल्पप्राण सभी अंतस्थ व्यंजन भी होते हैं। ठीक है, अब बात चलती है घोष और अघोष या सघोष की। ठीक है, यहां तक की बात आप नोट कर लीजिए। मैं आशा करता हूं कि यहां तक की बात आपने नोट कर ली होगी। एग्जाम में यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ण अल्पप्राण है, कौन सा महाप्राण है, या कौन सा अल्पप्राण नहीं है, या कौन सा महाप्राण नहीं है। अब बात की जाती है घोषत्व के आधार पर। इसको भी कितने भागों में बांटा गया है, 2। कौन कौन से सघोष कह दो या घोष, इसको क्या कह देंगे, अघोष। अब सघोष अघोष कैसे कहते हैं, किन्हें कहते हैं हम, जिनका उच्चारण करते समय हमारी श्वसन तंत्रिकाओं में क्या होती हो, कंपन होता हो, या फिर झंकृति होती हो, उन्हें क्या कहेंगे, सघोष। और जिनमें कंपन या झंकृति नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं, हम अघोष कहते हैं। किसी भी वर्ग का अगर बात की जाए, तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होते हैं, सघोष होते हैं। पहले की बात की जाए क्या कबूतर की, तो ग कमला, घ घड़ी और ण कैसे होते हैं, सघोष होते हैं। दूसरी बात चाहे की अगर बात की जाए, ज, झ और व। ट वर्ग की अगर बात की जाए तो ड, ढ और ण। अगर बात की जाए त वर्ग की तो द, ध और न। प वर्ग की बात की जाए तो व, भ और में, ये क्या होते हैं, सघोष होते हैं। और इन्हीं के साथ साथ कौन से सघोष होते हैं, सभी को पता होगा, जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन ये कोमल, कोमल और कोमब, ये भी क्या होते हैं, सघोष होते हैं। और इसमें क्या आता है भी क्या होता है, सघोष होता है। ठीक है, बात की जाती है अघोष की, तो अघोष क्या होता है, किसी भी वर्ग का दूसरा, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा क्या होते हैं, अघोष होते हैं। कौन कौन से, बात की जाए तो क और ख, च और छ, ट और ठ। बात की जाए यहां से ट और थ, बात की जाए प और फ, ये सभी क्या होते हैं, अघोष होते हैं। किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा सभी क्या होते हैं, अघोष होते हैं। लेकिन इनके साथ साथ और कौन से अघोष होते हैं भाई, सभी को पता होगा, जो
ऊष्म व्यंजन होते हैं हमारे, ऊष्म व्यंजन पता है कौन कौन से होते हैं? तीनों से ये भी क्या होते हैं? ये भी होते हैं हमारे भैया, क्या बोलते हैं इनको? एघोष व्यंजन। ठीक है, यहां तक की वर्णमाला कंप्लीट हो चुकी है हमारी कि एघोष सघोष क्या होते हैं, अल्पप्राण महाप्राण क्या होते हैं। ठीक है, अब तुम क्या होगा सर यहाँ पे है क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि भैया है एघोष नहीं होता, जो है होता है वो क्या होता है? सघोष होता है। लेकिन ये क्या होता है? अल्पप्राण होता है। ठीक है, सॉरी महाप्राण होता है। ये वाले भी क्या होते हैं? ये वाला अल्पप्राण और ये वाला महाप्राण होता है। ठीक है, हमें पता है कि पहला सॉरी पहला पहला तीसरा पहला तीसरा और पांचवा अल्पप्राण होते हैं, और जी दूसरा और चौथा क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। ठीक है, यहां तक की वर्णमाला कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके आगे हम थोड़ी सी वर्णमाला और है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। जैसा कि आपको सभी को पता है, आगे चलते हैं वर्ण विन्यास। या क्या बोलते थे हम इसको? वर्ण विच्छेद। इसका मतलब होता है किसी भी शब्द से स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखना। जैसे यहाँ पे मैं दो चार शब्द ले रहा हूं, कमल, जैसे नयन, जैसे वृक्ष, जैसे श्रृंगार। गंगा ले लेते हैं छोटा शब्द, एक ले लेते हैं हम पंचांग। देखिए बड़े विक्षेपण कैसे करते हैं, पहले कै फिर ए, यानी कै का क्या करा हमने? स्वर और व्यंजन अलग किया। उसी के बाद मैं, और इसके बाद ए, इसी के बाद ले, और इसी के बाद ए। इसके आगे हम पढ़ते हैं नयन, तो सभी को पता है नयन भी इस तरह से कर लेंगे आप, ने ए, ये ए, फिर ने और ए। बात की जाती है वृक्ष की, हमें पता है ये बै लिखा हुआ है, इसमें क्या स्वर लगा है? इसमें रै से ऋषि स्वर लगा है, तो यहाँ पर क्या लेंगे? रै से ऋषि लेंगे। इसके बाद में अब स्वर नहीं आएगा, ये वाला लेंगे, कक्षा वाला 6। अभी मैंने बताया था ये क्या है? एक संयुक्त व्यंजन है जो किसके मिलकर बनता है? ये मिलकर बनता है के और से और ऐसे। इस प्रकार से होगा वृक्ष का। बात चल रही गंगा की, गंगा का क्या करेंगे? गे प्लस ए, ये जो होता है किसी भी वर्ग का पांचवा होता है, ये कै वर्ग का क्या है? पांचवा है। इसको तोड़ेंगे ऐसे, इसके बाद में गे प्लस अ, गंगा। उसी प्रकार पंचांग क्या तोड़ेंगे? पे प्लस ए प्लस वे प्लस चे प्लस अ, उसके बाद में ये अनुस्वार, उसके बाद में गे, और उसके बाद में पंचांग ए। तुमने कहीं कहीं पंचांग ऐसे लिखा देखा होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमने क्या करा है? इसका वर्ण विच्छेद करा है। ठीक है, इसी के साथ आपके वर्णमाला कंप्लीट हो जाती है। हम आशा करते हैं कि आपको वर्णमाला अच्छी लगी होगी, और हमारे साथ जुड़े रहिए। इससे अच्छे अच्छे आगे जो भी चैप्टर बचे हैं उनको हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे, और जितना भी सिलेबस यूपी पुलिस और लेखपाल का है उसको पूरा करेंगे। आपको वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है।